जनताओं को एनएस किया जाता है। किसान यदि खाद लेके आते हैं तो उसे पकड़ा जाता है, लेकिन क्या केपी ओली कानून के विपरीत आएंगे तो क्या उसे छोड़ दिया जाएगा? इस जनता की अदालत में उसे पकड़ा जाएगा। वो कानून से बाहर नहीं जा सकते। इस देश की संविधान संपूर्ण जनता को बांधी हुई है। हालांकि ये संविधान अधूरा है। इस संविधान में देश के हर एक नागरिकों का अधिकार नहीं लिखा हुआ है। इसी मंच से बार बार हमारी पार्टी जनता समाजवादी पार्टी के सारे लोग ने उठाया क्या करते हैं कि संविधान अधूरा है, इसे संशोधन करके पूरा लिखो। जिस दिन इस देश में मधेश के बच्चों का अधिकार, पहचान, आदिवासी जनजाति मुस्लिम महिलाओं का पहचान होगा, उस दिन ये संविधान पूर्णता लेगी। जिस दिन हम अपनी भाषा में बोलेंगे, अपना भेष में चलेंगे, अपनी भाषा और अपनी भेष की पहचान बनाएंगे, उस दिन ये संविधान का पूर्ण मान्यता होगा। लेकिन नहीं, बार बार कहने के बाद भी उन्होंने कहा ये संविधान उत्कृष्ट संविधान है, ये संविधान विश्व का उत्कृष्ट संविधान है और इस संविधान को बनाकर आगे बढ़े। बहुत अच्छा एक वक्ता ने आप लोगों को कहा कि लोग पूछते हैं ये संविधान आप नहीं स्वीकारे थे, क्यों विरोध कर रहे हैं? हम संविधान की विरोध नहीं करते। ये संविधान में हमने, हमारी पार्टी और आप लोगों ने 100 से अधिक अपनी खून की आहुति देकर, यही संसद जिला में नीतू से लेकर महिलाओं ने अपनी खून की आहुति देकर संघीयता को लिखाया है। इस संविधान में संघीयता लाने वाले पार्टी हमारी जनता समाजवादी पार्टी है। वो न तो कांग्रेस का एजेंडा था, न तो कम्युनिस्ट का एजेंडा था। ये एजेंडा हमारे मधेश पार्टियों का एजेंडा था और उसे स्वीकार करके हम लोग ने आगे बढ़ा। इस देश में गणतंत्र स्थापित अपनी पार्टी और तत्काल माओवादी का उस टाइम में प्रचंड जी की सरकार थी, उस टाइम में गणतंत्र की स्थापना हुई है। उस स्थापक को बचाने के लिए संविधान को स्वीकार करके आगे बढ़े हैं। आज संघीयता नहीं होती तो प्रदेश दो की सरकार हमारी नहीं होती। आज संघीयता नहीं होती तो गली गली में सड़क नहीं बना होता, गली गली में लाइनें नहीं होती। आज संघीयता के कारण हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन उसकी एजेंडा न होने के कारण उन्होंने संघीयता इस देश में नहीं चाहिए, गणतंत्र इस देश में नहीं चाहिए। उनकी आवाजें बुलंद होती आ रही थी, लेकिन हम लोग की ये अच्छाई पक्ष को स्वीकार कर बचाते हुए जो संविधान अधूरा है, वो सपना पूरा करने के लिए हम लोग हर वक्त संघर्षशील रहे हैं। सदन और सड़क हर वक्त हम लोग ने तताते रहे हैं, कर्म करते रहे हैं। लेकिन आज इस संविधान का प्रावधान जिस धारा के अंतर्गत प्रतिनिधि सभा को विघटन किया गया है, मैं अवगत कराना चाहती हूँ। विगत में 17 साल में इसी तरह विघटन करके क्यों किया गया था, उसी से गिरजारों ने मध्यावधि कराई, देववादी ने, प्रधानमंत्री ने एक काल में मध्यावधि चुनाव कराई। इस संविधान में लिखने के बाद सभी ने ये सोचा कि बार बार ये गरीब देश मध्यावधि यदि कराएगी तो ये देश का हर नागरिक जो 60 लाख से ऊपर विदेश में है, ये करोड़ के करोड़ विदेश चले जाएंगे, ये देश में लोग रह नहीं जाएंगे, ये देश गरीब से भी गरीब हो जाएगा। और इसीलिए इस संविधान में इस प्रावधान को हटा दिया गया। इस संविधान में क्या कहा गया कि आप 2 वर्ष तक अविश्वास की प्रस्ताव नहीं ला सकते, इस संविधान को आप विघटन नहीं कर सकते, आप 5 वर्ष में चुनाव करा सकते हैं। यदि विघटन करेंगे तो उसका विभिन्न प्रावधान है। वो अपनी पार्टी में बहुमत की सरकार
जो जनता ने मैंडेट दी है कम्युनिस्ट पार्टी को, उसकी भीतर की लड़ाई, भीतर की खींचातानी, भीतर की आपसी लड़ाई के कारण, तू मैं के कारण संविधान के विपरीत इसे विघटन कर दिया गया। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आपके घर में परिवार में लड़ाई हो जाए तो आप अपना घर का खाना बंद कर सकते हैं, आप अपने चिड़ियानी का और अपने चिड़िया और पड़ोसियों का खाना बंद नहीं कर सकते। आप कम्युनिस्ट की अपनी लड़ाई संपूर्ण जनता के ऊपर नहीं डाल सकते, संपूर्ण जनता की मन को पैर के नीचे नहीं खिंचा सकते। लेकिन ओली जी तो कह रहे हैं कि मैं हूँ, मैं यहाँ हूँ, वहाँ हूँ, मैं घरे कमरे में हूँ, मैं ही विष्णु अवतार हूँ, मैं ही कृष्ण अवतार हूँ, मैं ही सर्वेसर्वा हूँ। ये संविधान भी देश में कुछ नहीं है। वो कहते हैं मैं तो बोल दिया वही सच है। क्या हमारी जनता इसे स्वीकारेगी? क्या वो जनता स्वीकारेगी? आप कहिए कि संविधान के विपरीत जाने वाली सरकार जो ओली जी है, अपने तो राजीनामा दिए नहीं, अपने प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठे हैं। किसने अधिकार दिया प्रधानमंत्री जी? आपकी लड़ाई, आपकी बहुमत, आपकी पार्टी की ही जाता नहीं, 400 में 300 आपके हट जाते हैं, तभी तो आपको नैतिकता के हिसाब में राजीनामा दे देना चाहिए था कि आप नहीं चला सके अपनी पार्टी को और सरकार। तो आप अपनी राजीनामा नहीं देकर जनता के मैंडेट को राजीनामा दिलाना शुरू कर दिए। ये जनता नहीं स्वीकारेगी। अब ये 18वीं शताब्दी नहीं है कि जनता हाथ पर हाथ देकर बैठी हुई है और आप लोग जो जो कहते हैं वही करते रहेगी। आज 21वीं शताब्दी है। हर एक युवा मोबाइल लेके बैठे हैं, हर एक युवतियां मोबाइल लेके बैठे हैं, डॉक्टर और इंजीनियर बन चुके हैं, PhD कर चुके हैं और वो पढ़ रहे हैं मुझे क्या करना और क्या नहीं। आपकी वो सब जमाना चली गई, एक ही देश, एक ही राजा, एक ही देश, एक ही भाषा, एक ही देश। वो जमाना अब नहीं है। अब हर आदमी की आपकी आइडेंटिटी चाहिए, हर आदमी की अपनी पहचान और अधिकार चाहिए, जो संविधान में लिखाना जरूरी है। और आपने विघटन कर दिया। किसने कहा कानून के विपरीत जाने के लिए? आपने मुट्ठी भर हम लोगों की मांग थी, आज भी मांग है। जन समुदाय से मैं आग्रह करना चाहती हूँ, संविधान का एक अधूरा सपना ये भी है कि इस देश में जनता द्वारा चुनी गई हुई कार्यकारिणी राष्ट्रपति चाहिए। हम लोग कहे थे ना कि जनता से चुनी हुई कार्यकारिणी राष्ट्रपति चाहिए। ये अभी का कठपुतली राष्ट्रपति नहीं चाहिए। अभी वो मुट्ठी में लेकर उन्हें मैं इस मंच से राष्ट्रपति दिव्या भंडारी को भी आग्रह करना चाहती हूँ। ओ दिव्या जी, आप वो दिव्या नहीं है, आप थोड़ा पीछे मुड़ के देखिए। आप मदन भंडारी जी की अर्धांगिनी नहीं है। मदन भंडारी जी का एक सपना था, आप उस ओली जी के पॉकेट में रख रखा 12 बजे रात को जो सिग्नेचर करती है, इस स्टेज पर कलम का टीका मत लगाइए। ये देश आपको कलंकित करके आगे बढ़ने का नहीं देगा। आप संजोग की राष्ट्रपति हैं, आप कार्यकारी राष्ट्रपति नहीं है। आज पॉकेट से निकाल के जब चाहो सिग्नेचर कर दो, जब चाहो विघटन कर दो और जब चाहो आगे बढ़ जाओ। क्या ये राष्ट्रपति हमारे देश को चाहिए? हमारे देश को वो राष्ट्रपति चाहिए जिसे हम आप मोहर लगा कर चूर कर देंगे। वो राष्ट्रपति इस देश को चाहिए। ऐसी कठपुतली राष्ट्रपति इस देश को नहीं चाहिए। आज देश कोरोना से मुक्त है, मुक्त नहीं है। आज कोरोना की विषम परिस्थिति में जो जनता अभी भी डर से काठमांडू में घर से बाहर नहीं निकल रही है। कल भी समाचार आया है कि आपको 200-300 एक दिन में बढ़ाओ 15-16 लोग मर गए। वहां इस परिस्थिति में उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये कोरोना से आतंकित विश्व और उसमें नेपाल और आज महंगाई, बेरोजगारी और कठिनाई से जनता जूझ रहे हैं।
आज बेरोजगारी की समस्या क्या है आपको पता है? आज 40-45 लाख लोग हमारे नेपाल के अंदर बेरोजगार हो गए हैं। आज पर्यटन क्षेत्र में प्रत्यक्ष 5 लाख और अप्रत्यक्ष 7 लाख से ऊपर लोग बेरोजगार हो गए हैं और डेली दैनिक कमाने वाले 30-35 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। विदेश में आज लाखों लाख लोग बेरोजगार होकर बैठे हैं। उनकी चिंता उन्हें नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं चुनाव कराना चाहूँ नया जनादेश। अरे बाबा, इस देश का जनता का नियम है क्या? एक बार तो आपको बहुमत लेके कुर्सी पर बैठा दिया, अब क्या दूसरा जनता फिर से वोट डालेगी आपको? आप ये जंगम जैसा लमका के वोट लोगे? जी नहीं, आपको बहुमत का सरकार बना के दिखा दिया जनता ने। आप सफलता की ओर बढ़ चुके। आप बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे सके, कोरोना से मुक्त नहीं कर सके और आप कह रहे हैं कि चुनाव कराएंगे। एक चुनाव में 20 अर्ब का खर्च है। आप लोग को टाटा पता होना चाहिए। एक चुनाव में 20 अर्ब से ज्यादा खर्च है और उसकी टैक्स, उसकी भरपाई ये किसान, ये मुखो, ये युवाओं, विद्यार्थियों को करना पड़ेगा। आप कुर्सी पे बैठेंगे और ये बेरोजगार होंगे, दिल्ली, पंजाब, कतार की ओर जाएंगे। ये कदापि ये देश में नहीं हो सकता। आप चुनाव की ओर जा रहे हैं। आज अर्थतंत्र का धाराशाही में चला गया, अर्थतंत्र फेल हो चुका। आज जो मजदूर लोग हैं, जो राष्ट्र का निर्माता कहते हैं, जो राष्ट्र की संपदा का निर्माता है, वो मजदूर आज उदासी में बैठे हुए हैं, काम काज ठप है। आज किसान जो इस शीतलहरी, इस गर्मी और सारी चीज में खटकर किसान पर अपनी एक मुट्ठी खाना कम खाकर और रोटी पेट भरते हैं, वो किसान आज उदासीन है। एक उक्खू का किसान काठमांडू में दम तोड़ दिया, लेकिन इस सरकार के काम पर जूझ नहीं देंगी। जब एक आदमी आहुति दिया है तब वो पार्टी में जाते हैं। किसान की अवस्था इस देश की हो जा रही है। युवा बेरोजगार हो गया, शिक्षा ठप हो गया, स्वास्थ्य ठप हो गया। वहाँ चिंता आपकी नहीं बनी हुई है। आप कहाँ लगे हैं? तो मेरी कुर्सी कैसे बचे, मैं कैसे बचूं, मेरी राष्ट्रपति बगल में कैसे बचे, सिर्फ एक ही ध्यान है। आप घोड़ा का एक पटड़ा लगा कर आगे बढ़ रहे हैं, न दाएं देख रहे हैं न बाएं देख रहे हैं, सिर्फ सामने देख रहे हैं। मेरी कुर्सी कहाँ है और कैसे बैठूंगा? रही बात, आज कम्युनिस्ट पार्टी में काफी गाली गलौज, नीचे स्तर की गाली गलौज शुरू है। माधव नेपाल बोलते हैं तू चोर, वो कहता है तू चोर, हम कहते हैं तू चोर, माँ चोर, माँ चोर, तू चोर नहीं, तुम सभी चोर। इस देश का सभी चोर कहाँ थे उस दिन जिस दिन महेश का बच्चा खून का होली खेल रहा था? कब थे माधव नेपाल जी? क्यों आप वहाँ बैठे थे? प्रचंड जी क्यों आप बैठे थे? आपने जनयुद्ध किया था, इस देश में कहा था परिवर्तन लाएंगे, क्यों आपने उसके साथ जाके आपने अपनी दोस्ती किया आपने? और जब आपकी घर फूटी तो आप जनता के पीछे आ रहे हैं। जब आपकी घर फूट गई तो आप कह रहे हैं कि एकदम ओली तुम खराब है, ओली कहता है तुम खराब है। हमारी जनता को उससे मतलब नहीं है तू खराब है कि तू खराब है, तू सही बन जा, तू खराब बन जा। हमारी जनता को तो एक ही चीज चाहिए इस देश में, संवैधानिक कानून की तहत अपना मैंडेट जो दिया है उस प्रतिनिधि सभा को विघटन नहीं करने का अधिकार और जनता की रोजगारी, बेरोजगारी जो चल रही है उसे रोजगारी, स्वास्थ्य और शिक्षा में आगे कैसे बढ़े और जनता कैसे सुखी बने, इस पर संविधान में कैसे उसकी अधिकार लिखा है, जनता की वो चाहना है। और कांग्रेस की बात ही छोड़ दीजिए, इस सभा में कांग्रेस के लोग सुनते होंगे, संघीयता तो आपके एजेंडा नहीं और आप दो ग्रुप उसमें बने हुए हैं। एक कहते हैं चुनाव भाई हाल सब में ठीक था, एक आदमी कहते हैं आंदोलन भाई ठीक था। कारण समझ रहे हैं, उन लोगों का सत्ता का स्वाद नहीं लग चुका है। वो देख रहे उंगली चलाते रह जाएगा तो 5 बरस में हम लोग हाथ में हाथ धरे बैठेंगे। चाहते इसी चुनाव में हो जाए तो मिली सरकार में कभी हम और कभी तुम, ये लोग चले जाए साइड में बैठे
अपना गुणगान करे, कभी तुम और कभी हम भाई भाई, मस्योद भाई कहते हैं ना, चोर चोर मस्योद भाई, ये दोनों उसमें लगे हुए हैं। अरे भैया, न तो आपकी एजेंडा थी न आपकी थी, आपकी लड़ाई से हमें कुछ लेना नहीं, सिर्फ आग्रह करना चाहते हैं कि जिस दिन संविधान प्रतिनिधि सभा विघटन हुआ, जनता समाजवादी पार्टी ने अपनी अगुवाई में आंदोलन का बिगुल फूका, इस देश में ये अन्याय नहीं होने देंगे, ये अत्याचार नहीं होने देंगे। तब जाके पीछे से आप लोग आ रहे हैं, हम आग्रह करना चाहते हैं, आप अपना खून उतारिए, क्यों लगे हैं अपनी जगह, आइए हम लोग के साथ बेतरनी पार करने वाली जो गौदान होती है, वो मधेश आदिवासी जनता, जनजाति और पेड़ में पड़ी हुई जनता है, उसके साथ हाथ पकड़िएगा तो आप भी बेतरनी पार हो जाइएगा। हम लोग के साथ आइए। हमने परसों एक वीडियो देखा, बड़ा आश्चर्य लगा, उसमें कुछ मधेसी भाई महोदरी के थे, परिचय दे रहे थे और भी कहीं कहीं के थे, वो अपना पगड़ी लगाने का स्टाइल भी भूल गए, फर्स्ट क्लास उजला धोती कुर्ता अंग्रेजी में पगड़ी 5-7 लोग लगा के कह रहा था, नहीं हमें भूल भुलैया मत छू, हमें वो भी चाहिए। पत्रकार कह रहा था ये चाहिए, ये तो दवाई लोग गोली मारे थे, गोली नहीं चाहिए, कितना चाहिए, गली गली में सड़क बनाई दिए, पूछा उसे पता ही नहीं है कि वो गली गली में सड़क नहीं, गली गली में गोली मारा है, उसे ये पता नहीं है कि गली गली में गोली चलाई है, सड़क क्या उन्हीं ने बनाया। और मुझे उस वीडियो को देख के आश्चर्य लगा कि ये कुछ लोग खोल पहनकर, कुछ जेब गर्म करके और नकली धोती कुर्ता और पगड़ी लगा के, एक वक्ता ने बड़ी अच्छा कहा, कब उन्हें याद आ रहा है कि इस मीडिया में विश्व को दिखा दो ये धोती भी पहचान है। हम लोग तो पहले से कहते आ रहे थे, अरे वो धोती कुर्ता हमारी पहचान है, हमारी सम्मान तुम करो, हम भी तुम्हारी डोरा समाज टोपी का सम्मान करेंगे, लेकिन हम सम्मानित होंगे तब सम्मान करेंगे, हम अपमान नहीं सहेंगे। लेकिन नकली धोती लगा के चलोगे तो वो सिर्फ काम क्रिया के लिए तुम लोग जो करते हो, वहां धोती लगा के क्रिया करो, पर नकली धोती का यहाँ हमारे यहाँ कोई स्थान नहीं है, अब वो नकली धोती नहीं चलेगी। और वहाँ कुछ मधेसियों का चेहरा दिखा के आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, वो अब नहीं चलेगा। रही बात, उन्हें संहिता भी नहीं पच रहा है साथियों, और वो लोग चाह रहे कि एक प्रहार और करें, इस संहिता को हम खारिज कर दें। हम इसी मंच से आग्रह करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, आप आज प्रधानमंत्री जनता के नहीं है, आप विक्रम लिए हैं, और आज आपके साथ बहुमत नहीं है, आप अलमत में हैं, आप सड़क पर आकर फैसला कीजिए और अपनी पार्टी को मिलाइए। लेकिन प्रदेश नंबर 2 में जनता समाजवादी पार्टी की सरकार है, वो कदापि ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि संहिता के ऊपर कोई भी प्रहार हो, इसमें 100 से ज्यादा का खून रहा है। साथियों को लगता होगा कि प्रदेश में क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, प्रदेश तो बना पर कुछ नहीं हुआ। हो सकता है कुछ साथी कुछ काम में ढिलाई किए होंगे, कुछ कमजोरियां नहीं होगी, लेकिन ये संहिता चंद बेटियों के लिए नहीं आया है, चंद मंत्रियों के लिए नहीं आया है, ये संहिता आपके लिए आया है, आपके लिए आया है, आपके लिए आया है। आने वाला दिन आपके बच्चा सही दिशा को निर्देश करके इस प्रदेश को चलाने का क्षमता रखेंगे। इसीलिए संहिता को बचाने के लिए हमें अग्रसर होना होगा और इस संहिता को बचाना होगा। आज संजोगवश रास्ते में हमारे बड़ी जोर जोर से नारे बज रही थी, एकता दिवस के उपलक्ष्य में पृथ्वी नारायण शाह का जन्म जयंती, आज एकता दिवस। मैंने साथियों से पूछा कि कैसा एकता था ये, मैं उस टाइम में नहीं थी इस देश में। उन्होंने कहा कि पृथ्वी नारायण शाह ने 22 जिला और 24 जिला को जोड़ एक बना दिया और नेपाल बना दिया और एकता हो गया। तो हमने कहा फिर इतना आंदोलन क्यों हुआ? जब उन्होंने एक कर दिया तो ये आंदोलन क्यों हुआ? हमने कहा देखो भाई, राज्य को कहीं से कहीं सीमा पर मिला दिया, लेकिन उस 22 जिला और 24 जिला में
ये काला चेहरा भी रहता है, पहाड़ के आदिवासी जनजाति भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, ये महिला भी रहती है। इसलिए मन को इस दिन एक कर दिया जाता तो इस देश में संहिता की जरूरत नहीं पड़ी। क्या उन्होंने नहीं किया? उन्होंने सीमों को जोड़कर एकता दिवस कर दिया। क्या वो एकता हमारे मध्य से एकता है? वो आदिवासी जनजाति और महिलाओं की एकता है? उन्होंने देश को एक करके क्या किया? एक राजा एक देश, उसमें सामंजस्य, एक भाषा एक भेद, नेपाली बोलते जाइए, वहां कुछ मैथिली हिंदी कुछ नहीं चलेगी। तो भैया यही चलता है तो हम आंदोलन क्यों करते हैं? हमारी भाषा चाहिए, हमारी भेद चाहिए, हमारी आत्मा का जिस दिन मिलन होगा उस दिन देश एकीकरण एकता होगी, सारे प्रदेश और पहचान जब होगी तब एकता होगा। ये एकता का कोई औचित्य नहीं है। आप मनाइए, आपकी मर्जी, हम नहीं मनाते ऐसा एकता। और ये साजिश है, गणतंत्र को समाप्त करने की साजिश है, ये हम भी समझते हैं और आप भी समझते हैं। इसीलिए कुछ लोगों के पॉकेट में पैसा और माइक का पैसा देके जो एक राष्ट्रीय झंडा लेके फहराने से ये देश का एकता नहीं होगा। एकता उस दिन होगा जिस दिन आदिवासी जनजाति मधेसी सबकी आत्माएं एक होगी, सभी की पुकार एक होगी, सभी की पहचान होगी, सभी का धोती कुर्ता और देश और भाषा भेद और संस्कृति और धर्म का सम्मान होगा। उस दिन एकता होगा। वो संविधान में अभी भी नहीं है, उसे पूर्णता देनी होगी। इसीलिए साथियों, अब दो वक्ता आपके साथ हैं, मैं ज्यादा टाइम तो नहीं लेना चाहती, लेकिन मैं एक बात जाते जाते करना चाहती हूँ कि मधेश के साथियों में अब वो भूल भुलैया में मत रहिए। आप मधेश के चेहरा अंतर्राष्ट्रीय जगत में मत दिखाइए कि मैं मधेसी यहाँ पर इस ढंग से हूँ, मैं ही सही हूँ, मैं गलत हूँ। मैं तो कहती हूँ कि हम लोग तो मंजिल पा लेंगे, भटकते ही सही। जो घर से उसे क्या पता जो घर से निकले ही नहीं, उसे क्या पता है जो सड़क पर कभी नहीं निकला, जो आंदोलन नहीं किया, जो मधेश में शहीद होते नहीं देखा, खून बहते नहीं देखा। हमें तो मंजिल लेनी है, आज न कल नहीं। लेकिन साथियों को आग्रह करेंगे कि आप ऐसी गलतियां मत करें, काठमांडू में बैठकर नकली पगड़ी मत लगाए, अपने पगड़ी धोती और कुर्ता लगाए। और कमी रह गई थी लाठी की, लाठी नहीं था क्योंकि आप फोन कर गए थे। असली धोती कुर्ता और मुरेठा बांधने वाले के हाथ में एक लाठी जरूर होता है। आप लाठी लेकर नहीं गए थे, आप चुप गए, इसीलिए नकली मधेसी बनकर गए। असली मधेसी यहाँ बैठा है, यहाँ पहरेदारी में बैठा है, और पहरेदारी करके ऐसे मधेसियों को भी सबक सिखाने का हैसियत रखती है यही युवा और मैं आग्रह करना चाहता हूँ, सतर्क और सजग रहें, और संहिता पर जो प्रहार होने वाली है उसे भी हमें बचाना है। और सारी चीज को आज ये विरोध सभा खास करके महिलाओं से मैं कहना चाहूंगी कि आज महिलाओं की सहभागिता बहुत ही अच्छी सहभागिता है। इससे हर वक्त हमें ऊर्जा मिलता है, हर वक्त हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें कोई भी पीछे नहीं फिर सकता। कहा गया है, विद्वान ने कहा है कि राष्ट्र की आंख, जो आंखें होती है देखने की, वो महिलाएं हैं। सारे शरीर, सारे हाथ पैर पुरुष हो सकते हैं, लेकिन देखने की नजरिया महिलाएं हैं, महिलाएं आंख हैं। जिस देश में, जिस घर में महिला नहीं हो वो घर अधूरा होता है। जिस जिले में महिला सहभागी नहीं हो वो जिला अधूरा, और जिस देश में महिलाओं की प्रतिनिधित्व नहीं हो वो देश अधूरा रहता है। हमारे यहाँ तो आज लगता है पुरुष से भी ज्यादा महिलाओं की सहभागिता है। क्या हमारी क्रांति रुक सकती है? क्या महिला साथी हमारे आंदोलन रुक सकती है? कभी नहीं रुक सकती है। हमारे अपने बच्चों की लड़ाई लड़ते रहेंगे, जूझते रहेंगे, अधिकार दिलाते रहेंगे। और इस देश में कानून के विरोध में, कानून के विपरीत जो आदमी कदम उठाया है, अभी के ओली जी ने, उन्होंने सब कुछ कहता है झूठ है। आज
आज एमनेस्टी इंटरनेशनल का रिपोर्ट आया है साथियों कि एशिया में नंबर 1 भ्रष्ट देश नेपाल का आया है। रिपोर्ट में नंबर 1 भ्रष्ट में आया है नेपाल। ओली जी का तो नहीं, ये सब झूठ था। वो कह रहे हैं मैं तो बड़ा अवतार हूँ, सारे लोग झूठ हैं, मैं सही हूँ। भ्रष्टाचारी व्हाइट बॉडी कहा गया, ललिता कांड हो गई, सुन के हो गया, सारा चीज उड़ गया। ओली जी ने कहा वो सब हवा में उड़ गए, अब मैं ही मैं हूँ, आप लोग मेरे साथ चले। ऐसा ओली जी नहीं होता है। आप जिस खान टुक्का से चल रहे हैं वो खान टुक्का बच्चा ही जानता है कि नकली खान टुक्का से देश नहीं चलाया जा सकता, बच्चों को बचाया जा सकता है, हंसी लगाया जा सकता है, लेकिन राष्ट्र का निर्माण उस खान टुक्का से नहीं हो सकता। इसीलिए खबरदारी कर रही हूँ, और ये स्वाभाविक खबरदारी का है कि आप अपना कदम सही रास्ते पर बढ़ाएं, नहीं तो जनता की अदालत आपको अरेस्ट करेगी, आपको अरेस्ट करेगी। आपको कानून तोड़ने का अधिकार नहीं है। हम लोग सर्वोच्च का इंतजार कर रहे हैं कि सर्वोच्च क्या फैसला देती है। यदि ओली जी का पॉकेट क्या होगा तो स्वतंत्र न्यायालय का कोई बात नहीं, यदि नहीं होगा तो निष्पक्ष निर्णय अदालत सुनाएगी। आज वहां भी न्यायाधीशों में विभेद है, न्यायाधीश कर रहे हैं कि ये गलत कदम है, लेकिन हम लोग भी सर्वोच्च का इंतजार कर रहे हैं। किस देश में भी न्यायालय है, स्वतंत्र न्यायालय, निष्पक्ष न्यायालय है, तो जनता के पक्ष और कानून के पक्ष में निकल न्यायालय, जनता के साथ में डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि वो निष्पक्ष नहीं है तो न्यायालय का भी इस देश में कोई आवश्यकता नहीं है। अपना न्याय हम लोग सड़क से खोज लेंगे और सड़क से आगे बढ़ेंगे। बस यही कहते हुए मैं विदा लेना चाहती हूँ।